बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रेडिएशन, आज हमारा टॉपिक होगा रेडिएशन एंड टाइप्स ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो रेडिएशन क्या होती है? रेडिएशन इज एनर्जी दैट इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स और पार्टिकल। रेडिएशन जो है ये एनर्जी होती है जो कि वेव्स या पार्टिकल की सूरत में ट्रांसमिट करती होती है फ्रॉम वन मटेरियल टू अनदर मटेरियल। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ रेडिएशन में अगर हम देखें तो टाइप्स हमारे पास दो है। एक होती है आयोनाइजिंग रेडिएशन, दूसरी होती है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। अब सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट लेते हैं व्हाट आर आयोनाइजिंग रेडिएशंस। अब फर्ज करें हमारे पास ये एक एटम है, ये इसका ऑर्बिटल है और यहाँ पर ये जो मौजूद है ये एक इलेक्ट्रॉन है। तो जब हम कोई रेडिएशन इसके ऊपर फॉल करवाते हैं तो रेडिएशन आई, इलेक्ट्रॉन के साथ टकराई, कुछ एनर्जी अपने इसको ट्रांसफर की, ट्रांसफर करने के बाद हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम को छोड़कर चला गया। तो ऐसी रेडिएशंस कहलाती हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन, यानी कि ऐसी रेडिएशन जो किसी एटम से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवा सके, हम उनको कहते होते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन। अब उसके मुकाबले में अब आ जाती हैं आगे नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। अब नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन ऐसी रेडिएशंस होंगी कि जो किसी मटेरियल पर फॉल तो करेंगी, ठीक है, लेकिन उसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं करवाएंगे। देखिए रेडिएशन आई, इलेक्ट्रॉन पे फॉल की, लेकिन इस रेडिएशन की इतनी एनर्जी नहीं थी कि ये इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा सके। तो ऐसी रेडिएशन को हमने क्या कह देना होता है कि ये हमारे पास नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होती हैं। अब जो आयोनाइजिंग रेडिएशन जो है वो हमारे पास चार कैटेगरीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक होगी अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन, तीसरी फोटॉन होगी जिसमें एक्स रेज और गैमा रेज आएंगी, और तीसरी जो है वो न्यूट्रॉन एमिशन होगी, न्यूट्रॉन रेडिएशन आएंगे। वन बाई वन हम जो है वो सारे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास अगर रेडियो एक्टिव डिके होता है ना, मतलब कोई भी रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है कि जब एक अनस्टेबल एटम या अनस्टेबल एटम जो है वो स्टेबल होने के लिए मुख्तलिफ किस्म के पार्टिकल अपने न्यूक्लियस से खारिज करता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेडियो एक्टिव डिके। अब रेडियो एक्टिव डिके के नतीजे में हमारे पास दो किस्म के पार्टिकल हम हासिल कर सकते हैं, एक अल्फा पार्टिकल और दूसरे होते हैं बीटा पार्टिकल्स। अल्फा और बीटा पार्टिकल्स के अलावा जब रेडियो एक्टिव डिके होता है तो हमें मिलते होते हैं फोटोन रेडिएशन, यानी कि जब भी किसी एटम से अल्फा या बीटा रेडिएशंस खारिज होती हैं तो उसके साथ जो है वो हमारे पास चांसेस होते हैं, बल्कि 99.99% में हमारे पास फोटोन रेडिएशंस भी साथ खारिज होती हैं। अब अगर न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन हो रहा हो जैसे कि यूरेनियम और प्लूटोनियम का होता है, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है कि जिसमें एक हैवी न्यूक्लियस टूटकर स्मॉल न्यूक्लियस में चेंज होता है, मतलब एक हैवी एलिमेंट टूटकर स्मॉल एलिमेंट्स में जो है वो चेंज होता है। तो जब न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन हम करवाते हैं तो अब तो हमारे पास जो रेडिएशन हासिल होती है वो हमें होती है न्यूट्रॉन रेडिएशंस। तो ये जो है हमारे पास तीनों रेडिएशंस जो है ये, यानी कि अल्फा और बीटा रेडियो एक्टिव डिके से होती है और न्यूक्लियर फिशन के नतीजे में न्यूट्रॉन रेडिएशंस जो है वो हमें मिलती हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं अल्फा रेडिएशंस क्या होती हैं। अब अल्फा डिके क्या होता है कि जब एक न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल्स निकल जाते हैं तो मतलब जो है ना, इसे हम कहते हैं अल्फा डिके कहते हैं। अब अल्फा जो पार्टिकल्स है उनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? ये बेसिकली हीलियम के न्यूक्लियाई के जो है ना वो आइडेंटिकल पार्टिकल्स होते हैं, तो इसलिए हम इनको हीलियम न्यूक्लियाई से ही रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि He2 4। अब अल्फा पार्टिकल में होता क्या है, दो प्रोटॉन होते हैं और दो न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसके ऊपर दो प्रोटॉन की वजह से जो है मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता, बल्कि दो प्रोटॉन एंड दो न्यूट्रॉन होते हैं। तो दो न्यूट्रॉन पे तो किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन के ऊपर +1 चार्ज होता है, तो इसलिए ये हीलियम जो है वो डबल पॉजिटिव चार्ज रखता होता है, यानी कि अल्फा पार्टिकल के ऊपर क्या होता है, हमारे पास डबल पॉजिटिव चार्ज होता है। अब अल्फा पार्टिकल की हम पेनिट्रेशन पावर को देखते हैं। ये हमारे पास एक पीस ऑफ पेपर है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल जब हम इसके ऊपर टकराते हैं तो ये पीस ऑफ पेपर, यानी कि पेपर में से ये अल्फा पार्टिकल पास नहीं हो पाते। जैसे ही हमने अल्फा पार्टिकल टकराया पेपर में से ये अल्फा पार्टिकल पास नहीं होंगे। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है एक तो अल्फा पार्टिकल का लार्ज मास होता है और दूसरा जो है इसका चार्ज होता है, जिसकी वजह से ये हर मटेरियल के जो एटम्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो ये पेपर के जो एटम्स होंगे उनके साथ ये इंटरेक्ट करेंगे और इसमें से ये पास नहीं हो पाएंगे। दूसरा जो है अल्फा पार्टिकल, चूंकि इनका लार्ज मास और चार्ज होता है और ये ज्यादा किसी मटेरियल तक पेनिट्रेट नहीं कर पाते, तो इसलिए जो अल्फा रेडिएशन होती है आउटसाइड द बॉडी डज नॉट इफेक्ट, यानी कि हमें जो है ये
अगर अल्फा पार्टिकल का सोर्स बॉडी के आउटसाइड होगा या हम ऐसे मटेरियल की स्टडी कर रहे हो जिसमें से अल्फा पार्टिकल जो है वो खारिज होते हैं, तो हमें किसी किस्म का जो है वो नुकसान नहीं होगा, हमारी बॉडी को किसी किस्म का डैमेज नहीं होगा, टिश्यू डैमेज नहीं होंगे, ऑर्गन डैमेज नहीं होगा। इसके मुकाबले में अगर हमने अल्फा पार्टिकल्स जो है अब ब्रीथिंग के ज़रिए या इंजेस्ट करते हैं हम, मतलब जो है हम ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे बहुत सारे अल्फा पार्टिकल होने के चांसेस है, तो अब हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन यानी कि हवा के साथ अल्फा पार्टिकल भी हमारी बॉडी में चले जाते हैं। तो इस सूरत हाल में क्या होता है कि जब अल्फा पार्टिकल हमारी बॉडी में ऐसे जाते हैं तो जो हम क्योंकि ये अब इंटरनल जो है वो जो है वो पार्ट में चले गए, तो फिर ज्यादातर चांसेस ये होते हैं कि जो हमारे ऑर्गन्स है वो इन अल्फा पार्टिकल को जो है वो अब्जॉर्ब कर लेंगे, यानी कि एनर्जी ऑफ द अल्फा पार्टिकल इज कम्प्लीटली अब्जॉर्ब इनटू टिश्यू। फिर इस वजह से टिश्यूज जो होते हैं हमारी बॉडी के, अगर हम इसको इंजेस्ट करते हैं तो ये इंटरनली हमारी बॉडी को इफेक्ट कर सकता है, एक्सटर्नली नहीं कर सकता। तो अल्फा रेडिएशन जो है सिर्फ और सिर्फ इनका इंटरनल हैजर्ड्स होता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इंटरनली हमारे लिए ये डेंजरस होती है, हमारे टिश्यू को अंदर से ये जो है वो डैमेज कर सकती है, बाहर से डैमेज नहीं कर सकती। अब एक हमारे पास ये एग्जांपल है जिसमें रेडॉन जो है वो पोलोनियम में चेंज होता है और साथ हमारे पास एक अल्फा पार्टिकल जो है वो अमिट होता है। अब आगे बारी आती है बीटा रेडिएशंस की। बीटा रेडिएशन जो है ये ट्रांस म्यूटेशन से बनती है कि जब न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है तो क्या होता है, हमारे पास जो है वो बीटा पार्टिकल्स एमिट होते हैं। यानी कि ये देखें कि ये एक न्यूट्रॉन है, न्यूक्लियस के अंदर है, यानी कि ये न्यूक्लियस में से निकलते हैं पार्टिकल। अब ये जो है एक न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन जो है ये डिके होता है प्रोटॉन में, तो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बनता है जिसको हम नेगेटिव बीटा पार्टिकल कहते हैं और एक इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो बनता है। तो ये इसकी इक्वेशन है जिसमें यहाँ पे ये ना ई नेगेटिव ये इलेक्ट्रॉन को जाहिर कर रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और ये ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो इसलिए हम इनको जो है वो बीटा रेडिएशन भी कह सकते हैं। तो यूँ आप ये समझ लें कि जो बीटा रेडिएशन है असल में ये इलेक्ट्रॉन के आइडेंटिकल होते हैं। अब बीटा रेडिएशन कौन से जो है वो फिजिकली जो है वो आइडेंटिकल है इलेक्ट्रॉन्स के। अब बीटा रेडिएशन जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है इनके ऊपर, वेरी स्मॉल पार्टिकल होते हैं और ये कैन पेनेट्रेट मोर डीपली देन अल्फा पार्टिकल, और ये अल्फा पार्टिकल से ज़्यादा पेनेट्रेट कर सकते हैं किसी भी मटेरियल में, यानी कि ये हमारी स्किन में पेनेट्रेट कर सकते हैं, जबकि अल्फा पार्टिकल जो था वो हमारी स्किन में पेनेट्रेट नहीं कर सकता था एक्सटर्नली। अब इसकी पेनिट्रेशन पावर को देखें कि हमारे पास अगर कोई प्लास्टिक की शीट हो या कोई मेटल की शीट हो तो ये बीटा पार्टिकल आके टकराते हैं, तो ये प्लास्टिक की शीट या मेटल की शीट में से पास नहीं कर सकते। अब बीटा रेडिएशन कैन पेनिट्रेट आउटर लेयर ऑफ द स्किन एंड डिपॉजिट इट्स एनर्जी विद एक्टिव स्किन सेल्स, यानी कि ये हमारी जो बाहर वाली स्किन होती है उसमें से पेनिट्रेट कर सकती है और स्किन के टिश्यूज को भी डैमेज कर सकती है, उनको अपनी एनर्जी प्रोवाइड करते हुए। इसी तरीके बीटा रेडिएशन इज वेरी लिमिटेड इन इट्स एबिलिटी टू पेनिट्रेट द डीपर टिश्यू एंड ऑर्गन इन द बॉडी। इसकी एक लिमिटेड एबिलिटी है कि टिश्यू खास मतलब टिश्यूज तक या ऑर्गन तक पेनिट्रेट करने की। अब ये हमारे पास अगर हाइड्रोजन का आइसोटॉप जो है वो ट्रिटियम होता है, वो जब उसमें जब एक मतलब उसके न्यूक्लियस में जब न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में चेंज होता है तो हमारे पास एक हीलियम पार्टिकल हासिल होता है, साथ में जो है वो हमारे पास ये बीटा पार्टिकल और एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल हासिल होते हैं। अब फोटोन रेडिएशन या गैमा रेडिएशन भी कह सकते हैं और इनको एक्सरेज भी कह सकते हैं ये मजमूई तौर पे। अब जो फोटोन रेडिएशन असल में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं जिनको हम गैमा रेडिएशन या एक्सरेज भी कह सकते हैं, मतलब ये दो किस्म की होती हैं। अब जो गैमा रेडिएशंस होती हैं ये फोटोन पर मुश्तमिल होती हैं जो कि एटम के न्यूक्लियस से निकलते हैं, जबकि जो एक्स रेज रेडिएशन होती हैं ये भी फोटोन ही होते हैं जो कि न्यूक्लियस से आउटसाइड जो है वो ये निकलते होते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन यानी कि एनर्जी जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है वो मारते हैं तो उसमें जो मतलब बम्बार्ड करवाते हैं तो इसमें ये जो मौजूद इलेक्ट्रॉन होता है ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। ये एक्साइटेड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है जब वापस अपने जो है वो ग्राउंड स्टेट में आता है तो उस वक्त कुछ रेडिएशन खारिज करता है जिनको हम क्या कहते हैं कि ये एक्स रेज फोटोन है। ठीक है, यानी कि ये क्या होता है कि जब हम किसी भी हैवी मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन फॉल करवाते हैं उसमें मौजूद जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक्साइट हो जाते हैं, जब वो डी एक्साइट होते हैं तो इस तरीके से हमें एक्स रेज
फोटोन मिलते हैं। तो क्योंकि इसका न्यूक्लियस के साथ किसी सिस्टम का तल्लक नहीं है, तो ये आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस एग्जिस्ट करते हैं। जबकि फोटोन जो गैमा रेडिएशंस है, ये न्यूक्लियस से अंदर से आती हैं किसी भी किस्म के जो है वो जब ट्रांसम्यूटेशन वगैरह हो रही होती है। अब फोटोन रेडिएशन कैन पेनिट्रेट वेरी डीपली, ओनली कैन बी स्टॉप बाय लेड और स्टील। सिर्फ और सिर्फ लेड की एक शीट से या स्टील से हम इसको, हैवी स्टील से जो है वो मतलब काफ़ी मोटाई वाले स्टील से जो है वो हम इस फोटोन रेडिएशन को जो है वो रोक सकते हैं। फोटोन रेडिएशन कैन ट्रेवल मच ग्रेटर डिस्टेंस देन अल्फा एंड बीटा रेडिएशन। फोटोन जो है ये अल्फा और बीटा रेडिएशन से ज़्यादा सफ़र कर सकती हैं। एंड इट कैन पेनिट्रेट बॉडी टिश्यू एंड ऑर्गन व्हेन द रेडिएशन सोर्स इज आउटसाइड द बॉडी। ये आउटसाइड, जब हम इसका सोर्स आउटसाइड हो, यानी कि हम ऐसे इन्वायरमेंट में हो जहाँ पे फोटोन रेडिएशन जो है वो हम स्टडी कर रहे हो, तो ये अल्फा और बीटा की निस्बत हमें जो है वो एक्सटर्नली ज़्यादा डैमेज कर सकती है। फोटोन रेडिएशन कैन आल्सो बी हैजर्ड्स इफ फोटोन एमिटिंग न्यूक्लियर सब्सटेंस आर टेकन इनटू बॉडी। अगर हमारी बॉडी के अंदर भी हम इसको ले जाते हैं, मतलब कोई ऐसा मटेरियल ले जाते हैं जो कि फोटोन रेडिएशन खारिज करता आता है, तो ये इंटरनली भी हमें डैमेज कर सकते हैं। यानी कि ये एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरीकों से हमें डैमेज कर सकते हैं। अब जैसा कि कोबाल्ट जो है वो डिके होकर निकल में चेंज होता है, तो ये हमें फोटोन रेडिएशन साथ में मिलती हैं। अब न्यूट्रॉन रेडिएशन देखिए क्या होता है कि न्यूट्रॉन रेडिएशन जो है वो हमें ज़्यादातर जो है वो हम न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन से हासिल करते हैं। कि इसमें क्या होता है कि एक स्लो मूविंग जो है वो न्यूट्रॉन एक हैवी न्यूक्लियस पे फॉल करवाया जाता है, तो क्या होता है कि वो स्प्लिट होना शुरू हो जाता है न्यूक्लियस, और उसके बाद जो है ये हमारे पास ये फिशन प्रोडक्ट बनते हैं, और बहुत सारी, एक तो हमें एनर्जी हासिल होती है और साथ हमारे पास 3 न्यूट्रॉन जो है वो हमें हासिल होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये कि एक एटम की, एक हैवी एलिमेंट की जो है वो जब हम न्यूक्लियर फिशन करवाते हैं, तो हमारे पास 3 जो है वो क्या होते हैं, न्यूट्रॉन हासिल होते हैं। और ये चेन रिएक्शन में बड़ा बड़ा ही अहम जो है वो जो न्यूट्रॉन्स जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अब न्यूट्रॉन आर एबल टू पेनिट्रेट टिश्यू ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी व्हेन द रेडिएशन सोर्स इज आउटसाइड द बॉडी। अब ये क्या होता है कि जब आउटसाइड भी बॉडी रेडिएशन सोर्स हो हमारे पास, तब भी ये हमें न्यूट्रॉन जो है वो ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं। न्यूट्रॉन कैन आल्सो बी हैजर्ड इफ न्यूट्रॉन एमिटिंग न्यूक्लियर सब्सटेंस आर डिपॉजिटेड इनसाइड द बॉडी। और ये इंटरनली भी जो है वो स्किन को जो है वो, ह्यूमन को जो है वो डैमेज करते हैं, कि अगर हमने इनको जो है वो हमारी बॉडी के अंदर ये डिपॉजिट हो जाते हैं, तो उस वक्त भी हमें ये डैमेज करेंगे। अब न्यूट्रॉन रेडिएशन is best shielded or absorbed by material that contain hydrogen atom। अगर हमने न्यूट्रॉन रेडिएशन को जो है वो रोकना होता है, तो हम ऐसा मटेरियल हासिल करते हैं जिसके पास हाइड्रोजन एटम हो, जैसा कि पैराफिन वैक्स हो गया या प्लास्टिक्स होगा, जिनमें हाई कंटेंट ऑफ हाइड्रोजन होना चाहिए। उसकी वजह क्या है, क्योंकि हाइड्रोजन और न्यूट्रॉन जो है इनके सिमिलर एटॉमिक वेट है, तो इस तरीके से ये आपस में कोलिजन करके एक दूसरे के साथ अपनी जो है वो एनर्जी ट्रांसफर करके, इंटरेक्ट करके, न्यूट्रॉन के जो है वो पावर ऑफ पेनिट्रेशन कम हो सकती है। अब हम एक ब्रीफ जो है वो रिव्यू लेते हैं इस सारे जितना भी हमने जो है वो पढ़ी है रेडिएशन, कि ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल है। ये पेपर है, ये स्किन है, ये वुड और ये सीमेंट है। सबसे पहले हम अल्फा पार्टिकल को देखें तो ये पेपर इनको आसानी के साथ रोक सकता है। दूसरा जो है वो बीटा पार्टिकल देखे तो ये पेपर में से गुजर जाती है और स्किन के अंदर भी पेनिट्रेट कर जाती है, लेकिन स्किन के अंदर पेनिट्रेट, अब एक्सरेज देखें तो ये स्किन के अंदर में से भी गुजरकर, वुड के पार्टिकल से भी जो है वो गुजरकर जाके सीमेंट या कंक्रीट के किसी वॉल से जो है वो इसको रोका जा सकता है। इसी तरीके से गैमा रेडिएशन देखें, वो पेपर में से भी गुजर जाती, स्किन में से भी गुजर जाती, वुड में से भी गुजर जाती है, और कंक्रीट में भी काफी हद तक पेनिट्रेट कर जाती है। मतलब उसमें से गुजरती नहीं है, लेकिन उसके अंदर काफी अंदर तक पेनिट्रेट कर जाती है। इसी तरीके से अगर हम न्यूट्रॉन्स को देखो तो ये सभी मटेरियल में से बड़ी आसानी के साथ गुजर जाता है। थैंक यू जी। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपके और मेरे इल्म में इजाफा फरमाए।